तो एक टॉपिक हम इसका कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिश्यू। सेल के बाद बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो टर्म आती है वो है आपका टिश्यू। टिश्यू बेसिकली क्या है? जब सिमिलर सेल्स एक ग्रुप का निर्माण करते हैं और उस ग्रुप को बना के वो किसी एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन में एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उन सिमिलर सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है। अब अगर टिश्यूज की बात की जाए, जैसे हमने सेल देखा था, सेल बेसिकली कितने टाइप के थे? दो टाइप के। एक था आपका यूकैरियोटिक, एक था प्रोकैरियोटिक। एक में न्यूक्लियस नहीं होता है, एक में न्यूक्लियस होता है। वैसे ही टिश्यूज की जब हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप बनेगा। सेल अपने आप में बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जर्म सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेरियोली सेल्स होते हैं। तो सेल्स भी अपने आप में अलग अलग तरीके की हैं। बट इतना डीप में हमें सेल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जनरल कॉन्सेप्ट हम सेल का समझ चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि टिश्यूज कितने टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। चारों के नाम आपको पता होने चाहिए कौन कौन से। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू बहुत इजी है याद करने के लिए, बिकॉज मसल्स का सिस्टम हमें पढ़ना ही है। तो मसल्स के सिस्टम में जो यूज होंगे, जो मसल्स का फंक्शन होगा, वो पूरा फंक्शन मस्कुलर टिश्यू के कारण ही मसल्स को मिल पाता है। नर्वस टिश्यू कौन से होंगे? जो हमारे नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती हैं, नर्व टिश्यूज से मिलकर ही वो नर्व्स बनती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, वही काम नर्वस टिश्यूज का होगा। अब बारी आती है कनेक्टिव और एपिथेलिकल टिश्यू की। तो एपिथेलिकल टिश्यू जो है, ये बेसिकली आपकी बॉडी में जो प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, सिक्रेशन, इस तरह के टर्म्स हैं, यानी कि बाहरी आघात से बचाव करना, किसी पर्टिकुलर हार्मोन्स का स्राव करना, या जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, जो संवेदनाएं हैं, स्पंदन है, उनको महसूस कर पाना, और उन इंफॉर्मेशंस को एब्जॉर्ब करना, ब्रेन तक पहुंचाना, ये सब काम जो है इन एपिथेलिकल टिश्यूज के कारण ही हो पाते हैं। इनके भी अंदर सब डिविजन्स होते हैं, उनको अभी हम डीप में एक एक करके देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं, जैसे कि नाम ही है इनका कनेक्टिव, तो कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? बाइंड करना, दो चीजों को बाइंड करना, या फिर दोनों के बीच में एक कनेक्शन बैठाना। कनेक्टिव टिश्यू में आपका सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी का पार्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है, जो कि होता है आपका ब्लड। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ब्लड क्या काम करता है? सपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन्स को, विटामिन्स को, मिनरल्स को, जिसमें मिक्स होके वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंच पाता है। यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज बेसिकली क्या है? या तो सपोर्टिंग मटेरियल है या फिर बाइंडिंग टिश्यूज है। मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स में, मसल्स के निर्माण में सहायक हैं, और मसल्स जिस टिश्यू से मिलकर बनती है उनको हम मस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। इनका काम क्या होगा? जो मसल्स का काम होता है, मसल्स का काम क्या होता है? किसी फिजिकल वर्किंग के दौरान कॉन्ट्रैक्शन या बॉडी की मूवमेंट, ये मसल्स का काम है, तो यही मस्कुलर टिश्यूज का वर्क होगा। नर्वस टिश्यू की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम किस चीज में काम करता है? अगर मान लीजिए किसी का नर्वस सिस्टम बिगड़ चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा? कि उसका जो ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन उसका खराब हो चुका है। तो नर्वस टिश्यूज बेसिकली क्या है? जो नर्वस सिस्टम को बनाने में हेल्पफुल होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। और इनका पर्टिकुलर काम क्या होता है? अलग अलग ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन को, अलग अलग जितने भी आपके बॉडी में ऑर्गन्स हैं, जैसे कि मान लीजिए डाइजेशन है, या फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या फिर लीवर है, पेनक्रियाज है, जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उन सबका जो फंक्शन है एक कोऑर्डिनेशन में चल रहा है। जिस वक्त आप इनहेल कर रहे हैं, आप श्वास भी ले रहे हैं, आपने जो खाना खाया है वो खाना डाइजेस्ट भी हो रहा है, साथ साथ आप चल भी रहे हैं, तो आपका मस्कुलर फंक्शन भी काम कर रहा है। इट मीन्स नर्वस टिश्यू बेसिकली क्या है? आपके शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी विभिन्न अंग हैं, सिस्टम्स हैं, उनका एक कोऑर्डिनेशन, यानी कि उनका एक साथ काम करने वाला जो सिस्टम है, वो इस नर्वस सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है। और ये नर्वस सिस्टम आपका एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और एक आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सारी नर्व्स आती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अलग हटके बाकी सब जगह पे जाती हैं। ठीक है। तो आपका इस तरह से नर्वस सिस्टम जो है उसमें नर्वस टिश्यूज पाए जाते हैं, या फिर ये कहें कि नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यूज से मिलकर बना होता है। और उनका मेन फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के जो फंक्शन है उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको एक साथ चलायमान रखना।
अब इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहला कि एपिथेलिकल टिश्यूज कितने टाइप के हैं, कनेक्टिव टिश्यूज कौन कौन से हैं, मस्कुलर टिश्यूज कौन से हैं और नर्वस टिश्यूज कौन से हैं। ठीक है, तो एपिथेलिकल टिश्यू के दो मेन पार्टीशन होते हैं, एक होता है सिंपल एपिथेलियम, एक होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देखो नाम जो है बहुत टफ नाम नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत उसको जनरल लाइफ से कोरिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल वो टर्म्स आपको याद भी रहेंगी और समझ में भी आ जाएंगे, उसमें परेशान होने वाली दिक्कत नहीं है। सिंपल एपिथेलियम नाम ही उसका सिंपल है। स्ट्रेटिफाइड यानी कि उसमें स्टारिफिकेशन हो रखा है, उसमें लेयर्स बनी हुई हैं, या फिर वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जैसे उसका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वैसे उसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होगा। ये जस्ट एक नॉलेज पर्पस के लिए आप लोगों के सामने जस्ट नाम लिखे हुए हैं कि सिंपल एपिथेलियम में 4 तरह के हैं, स्ट्रेटिफाइड में 3 तरह के हैं। इनको अभी एक एक करके हम डीप में डायग्राम के साथ देखेंगे तो सारे हमको समझ में आएंगे, और उनके नाम उनके डायग्राम से ही हमको याद हो सकते हैं। जब हम कनेक्टिव टिश्यूज की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं, कुछ सेल्स आती हैं और कुछ फाइबर्स आते हैं। जैसे कि सेल कौन कौन सी आती हैं, एडिपोज या फैट सेल्स, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, ल्यूकोसाइट्स, ये कुछ जाने माने नाम है, फिब्रोसाइट्स हो गए। और फाइबर्स में कौन कौन से आते हैं, इसमें सबसे फेमस फाइबर है आपका इलास्टिक फाइबर, जिसकी वजह से आपके मसल्स में एक इलास्टिसिटी होती है। एक्सपेंड करते हुए आप अपनी मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करते हुए मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें मसल्स की लेंथ छोटी हो जाती है। तो ये एक्सट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन जो है ये इस इलास्टिक फाइबर के कारण ही हो पाता है। जब मस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं तो मस्कुलर टिश्यू कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके शरीर में जितना स्केलेटल सिस्टम है यानी कि जो हड्डियों का सिस्टम है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, उस हड्डियों के सिस्टम के साथ जो मसल्स अटैच्ड हैं, जो कि आपके बॉडी में जॉइंट मूवमेंट्स कराने के लिए मसल्स केपेबल हैं, उन मसल्स को स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। स्मूथ मसल्स यानी कि बेसिकली अगर हम कहें कि आपके शरीर में ऊपरी रूप से जो आपकी स्किन की लेयर आपको बाहर से चमक रही है, अगर उस स्किन की लेयर को हटा के देखा जाए तो जितनी भी मसल्स चमकेंगी जो स्केलेटल सिस्टम के ऊपर चढ़ी हुई है वो सारी आपकी स्केलेटल मसल्स होंगी। जब स्मूथ मसल्स की बात करते हैं तो स्मूथ मसल्स आपकी बाहरी लेयर हटाने पर नहीं दिखती है। अगर बाहरी लेयर आपने स्किन की हटाई है उसके बाद जो मसल्स की लेयर है उसको भी हटाएंगे तो जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका स्टमक है, लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, या फिर आपका एब्डोमेन वाला पोर्शन है, गुर्दा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इन सबकी जो इंटरनल लेयर है वो इंटरनल लेयर इन स्मूथ मसल्स से मिलकर बनी होती है, जिन स्मूथ मसल्स में मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। और तीसरा आता है आपका कार्डियक मसल। कार्डियक वर्ड यूज होता है आपका हार्ट से रिलेट करने के लिए। तो कार्डियक मसल्स यानी कि आपके हार्ट की जो मसल्स हैं जिसकी वजह से हार्ट पंप कर रहा है या पंप कर पाता है, ये आपकी कार्डियक मसल्स होती हैं और ये मस्कुलर टिश्यूज से मिलकर बनी होती हैं। और जब नर्वस टिश्यूज की बात करते हैं तो इसमें वही 3 नाम आपको फिर से देखने के लिए मिलेंगे जो अभी मैं पहले इंडिकेट कर चुकी हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें नर्वस टिश्यूज पाए जाएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें नर्वस टिश्यूज पाए जाएंगे, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें नर्वस टिश्यूज पाए जाएंगे। और तीनों के नाम अलग अलग क्यों लिखे हैं, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो नर्व पाई जाती हैं, जो नर्व के टिश्यूज पाए जाते हैं, उनकी कुछ फंक्शनिंग अलग होती है, इसी वजह से उनको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा बोलते हैं। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स और नर्व टिश्यूज पाए जाएंगे उनकी फंक्शनिंग, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले नर्व से थोड़ी सी डिफर होगी, जिसकी वजह से उसको हमने दूसरी कैटेगरी दे दी। और टोटल अगर हम देखें हमारे पास जितने नर्व्स बॉडी में थे, जितने भी नर्व टिश्यूज बॉडी में थे, वो सब 3 तरह के टोटल फंक्शन कर रहे थे। तो जो एक सिमिलर थे उनको हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्रुप में रखा, एक को पेरिफेरल के ग्रुप में रखा और एक को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ग्रुप में रखा। और तीनों में डिफरेंस क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन से डायरेक्टली और स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आपकी सारी नर्व्स निकल रही हैं वो जिनसे कनेक्टेड है वो पेरिफेरल हो गया, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि शरीर की स्वतः संचालित क्रियाओं के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिक फंक्शन बॉडी का कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री फंक्शन बॉडी का कंट्रोल करता है, उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और इसमें जो नर्व टिश्यूज होते हैं उनको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा कहते हैं। तो इस तरह से 4 तरह के आपके मेन टिश्यूज हैं, कौन कौन से हैं सभी लोग एक बार नाम को याद रखेंगे। 2 कॉमन नेम है, एक मसल्स वाला है एक नर्वस वाला है, तो मस्क्यूलर और नर्वस। उसके बाद एक कनेक्टिव वाला है जो कनेक्ट करेगा यानी कि कनेक्टिव टिश्यू,
और सबसे स्टार्टिंग वाला जो है उसका नाम थोड़ा सा अलग है, इसके नाम को हम अलग से याद कर लेंगे, एपिथेलियल। और इसको एपिथेलियल को भी याद रखने का तरीका है थैलेनुमा स्ट्रक्चर। जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि एक झिल्ली जैसा है ये, या फिर ऐसा टिश्यू है जो कि सेल्स को बनाएगा। अब अगर आप अपनी स्किन को देखें, स्किन में कई बार जैसे कुछ चोट लगी है तो ऊपर से जो एक कोटिंग निकलती है ब्लड की, उसके बाद अंदर जो स्किन का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है? कुछ सेल्स हमें दिखते हैं, एक्चुअल में वो सेल्स नहीं होते, वो टिश्यूज होते हैं जो हमें बाहर से दिखते हैं, बिकॉज वो सेल्स का एक ग्रुप है। सेल तो हमें आंखों से दिख नहीं सकते, तो वो जो ऊपरी स्किन हमें दिखती है वो इस एपिथेलियम की ही बनी हुई होती है। अब इस एपिथेलियम में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, आप अपने हाथ की हथेली में आगे वाली स्किन देखें और हथेली के पीछे वाली स्किन देखिए, दोनों स्किन में आपको डिफरेंस नजर आएगा। अगर हाथ के सामने वाले हिस्से में, जहां से हम मुट्ठी बंद करते हैं, अंदर वाला जो हिस्सा होता है, वहां पे अगर चोट लगती है तो अंदर की स्किन की कुछ स्ट्रक्चर अलग होता है, जबकि पीछे की साइड जो स्किन है वो स्मूथ है, वहां का स्किन का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। इट मीन्स इस एपिथेलिकल में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम एपिथेलियल टिश्यू को ही थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी तीनों को एक एक करके हम लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है, एक सेकेंड, क्या सभी लोगों को आवाज नहीं आ रही है? आवाज क्लियर है आप लोगों को? पूर्णिमा का मैसेज आया है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पूर्णिमा के अलावा और कोई एक बार चैट बॉक्स में मैसेज डाल के बता दें, अंकिता क्लियर है, क्लियर है। पूर्णिमा आप एक बार अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए बच्चे। तो एपिथेलियल टिश्यूज की जब हम बात करते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज बेसिकली क्या है आपके? जब हम एपिथेलियल टिश्यूज की बात करते हैं, अगेन चैटिंग क्लियर हो गई, ओके। जब हम एपिथेलियल टिश्यूज की बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यूज में 3 जर्मिनल लेयर्स पाए जाती हैं, यानी कि जर्म्स की 3 लेयर से मिलकर ये एपिथेलियल टिश्यूज बने होते हैं। और उन तीनों लेयर्स के नाम क्या हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो यानी कि जो सबसे आउटर है, मेसो यानी कि जो इन बिटवीन वाली है, और एंडो यानी कि जो सबसे अंदर की तरफ है। इन एपिथेलियल टिश्यूज का काम बेसिकली क्या होता है? बॉडी में जितने भी बाकी टिश्यूज हैं, ऑल अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी, वो इसके थ्रू कवर करके रखे जाते हैं। यानी कि सबसे ऊपरी लेयर, वही जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसमें जो आपको टिश्यूज दिखेंगे वो एपिथेलिकल टिश्यूज होंगे, क्योंकि बाकी इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं वो सारे इसके अंदर की तरफ रहते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज का मेन काम क्या है? कवरिंग ऑफ अदर टिश्यूज ऑफ बॉडी। दूसरा, जो आपकी स्किन की एपिडर्मिस है, यानी कि स्किन की सबसे ऊपरी लेयर है, वहां से इसको देखा जा सकता है। यहाँ से ये एक आउटर और इनर लाइनिंग तैयार करता है, जो कि आपके शरीर में अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं या जितने भी बॉडी कैविटीज हैं, कैविटी कौन कौन सी है हमारे शरीर में? जैसे एब्डोमेन है, वो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ नहीं है, केवल खाना जाता है। अगर खाना भी उसमें ना हो तो उसमें केवल एयर रहती है। लंग्स हैं, लंग्स के अंदर जो एल्वोइलीज होते हैं, जहां से हम इनहेल एक्सेल कर पाने में कैपेबल होते हैं, वो पोर्शन भी एक कैविटी की तरह होता है। कैविटी मतलब बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अंदर से खाली होता है, अंदर उसमें स्पेस एक्सपेंड हो सकता है, कम हो सकता है। तो जितने भी ऐसे ऑर्गन हैं बॉडी में जो वेसल्स वाले हैं या बॉडी कैविटीज हैं जो बॉडी में, उन सभी की इनर और आउटर लाइनिंग तैयार करता है ये एपिथेलिकल टिश्यू। या दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि अगर हम पर्टिकुलर एब्डोमेन की बात करें, एब्डोमेन की जो लाइनिंग है, जो उसकी स्किन लेयर है, उसको तैयार करेगा एपिथेलियल टिश्यू। या मसल्स जो हमारी है, मान लीजिए बाइसेप मसल है, बाइसेप मसल एक पत्ती जैसी शेप की होती है, तो उसकी जो आउटर और इनर लाइनिंग है, यानी कि आउटर और इनर जो उसकी शेप को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो यही वाले टिश्यूज होते हैं। तीसरा, एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स हैं ये पूरी तरह से कॉम्पैक्ट होके पैक रहते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पे नीचे डायग्राम में एग्जांपल के रूप में देख पा रहे होंगे। एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है आपको,
अंदर एक लिक्विडी मटेरियल है, उसके ऊपर ये जो सेल जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली टिश्यूज हैं। ये टिश्यूज के बीच में आपको कोई भी गैप नहीं दिखेगा। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं, इसके सेल्स पूरी तरह से पैक्ड रहते हैं, और पूरी तरह से पैक करके ही ये इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स को तैयार करते हैं। जितने भी एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं वो रोज में अरेंज्ड रहते हैं। रो का मतलब क्या है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे हम स्कूल में प्रेयर के समय पर लाइन लगाते हैं एक के पीछे एक, सेम उसी तरह से जितने एपिथेलियल टिश्यूज होंगे वो एक के पीछे एक लाइन लगाते हुए कॉम्पैक्ट फॉर्म में बॉडी के जितने भी कैविटीज हैं उनकी लाइनिंग का निर्माण करते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू जो है अपने आप में दो तरह का होता है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। अब नाम में ही है इसका, एक सिंपल है, सिंपल यानी कि जिसमें केवल सिंगल रो होगी, सिंगल रो मतलब केवल एक लाइन होगी, ठीक है। और कंपाउंड कौन से होंगे? जिनमें एक से ज्यादा रोज होंगी। इट मीन्स अगर क्लास में केवल ब्लैक बोर्ड के सामने 6 बच्चे बैठे हैं तो वो सिंगल रो है, लेकिन उन 6 बच्चों के पीछे ठीक वैसे ही एक और रो लगी हुई है जिसमें 6 बच्चे और बैठे हैं, तो आपका कंपाउंड वाला पोर्शन हो गया। तो सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम दो पोर्शन है, दो पार्ट्स हैं एपिथेलियम टिश्यू के, जिसमें कि सिंपल के अगेन 4 वेरिएशन है। सबसे पहला है आपका सिंपल स्क्वैमस। स्क्वीज वर्ड होता है ना, स्क्वीज यानी कि जो कॉम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि आपका स्पंज होता है, उसी तरह की आपकी सिंपल एपिथेलियल में सिंपल स्क्वैमस टिश्यूज होते हैं जो सिंगल थिन लेयर हैं। और किस तरह की सेल है? बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर की सेल्स हैं। बॉडी इनकी इरेगुलर है, जरूरी नहीं है कि जो शेप पहले की है वही शेप दूसरे की हो। दूसरी है आपकी क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का मतलब क्या है? क्यूब, जैसे कि लूडो का दाना होता है ना जिससे हम खेलते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं, उसी तरह का क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर दूसरी टाइप की सेल्स का होता है जिसको हम क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल बोलते हैं। तीसरे आपके कॉलमनर होते हैं, यानी कि कॉलम शेप में होंगे। अभी देखो इसकी जो हाइट है वो बहुत कम है, अभी यहाँ पे इसकी विड्थ के मुकाबले इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो यानी कि अरेंजमेंट तो इनका रो में है, एक के ऊपर एक नहीं है, एक के बगल में एक है, तो ये अरेंज रो में हो रखी है। लेकिन इसकी खुद की शेप कैसी है? एक कॉलम जैसी है। अगर आप ये जो सामने आपको एक टेबल दिख रही है जिसमें ये डायग्राम अरेंज किए गए हैं, इस टेबल को देखें तो इसमें रो क्या होंगी? ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ये पूरी सेकंड रो है, ये पूरी थर्ड रो है। और कॉलम को देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक कॉलम है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो जो आपके कॉलमनर एपिथेलियम है उसका नाम ही कॉलमनर है, यानी कि वो कॉलम शेप के होते हैं, पाइप नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। लास्ट आपके आते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। स्यूडो वर्ड जहां भी यूज होता है, स्यूडो का मतलब होता है आभासी, मतलब एक्चुअल में वैसा नहीं है बट हमें महसूस होता है, ठीक है। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर का मीनिंग हमें तब समझ में आएगा जब हम स्ट्रेटिफाइड को समझ पाएंगे। तो पहले हम स्ट्रेटिफाइड को देखेंगे जो कि कंपाउंड एपिथेलियम का पार्ट है, उसके बाद हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड पे आएंगे। एक एक करके इन तीनों को फिर से बता देते हैं और इनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि बॉडी में कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। सिंपल स्क्वेमस जो है, क्योंकि वो थिन लेयर है, इरेगुलर बाउंड्री है, तो जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वोइलीज होते हैं, जब हम इनहेल करते हैं अंदर एक बल्ब नुमा स्ट्रक्चर होता है बलून जैसा, इनहेल करते हैं तो वो बलून एक्सपेंड होते हैं, एक्सहेल करते हैं तो वो बलून कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो हमारे लंग्स में ये एयर सैक्स हैं, एयर के खाली बुलबुले हैं, वो एक्सपेंड होते हैं, और अगर कोई चीज एक्सपेंड हो रही है तो उसकी शेप फिक्स नहीं हो सकती। इट मीन्स उनकी बॉडी या बाउंड्री जो है वो इरेगुलर होगी, और वो लगभग लगभग फ्लैट सेल्स होंगी, फ्लैट होंगी तभी वो अपनी जो आउटर कवरिंग है उसको एक्सपेंड कर पाएंगी। अगर वो फ्लैट ना होते हुए मान लीजिए ट्यूब शेप की हुई, एक ट्यूब को मोड़ के एक बलून बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, जबकि एक सिंपल पेपर जैसी शेप है, जैसे एक बलून होता है वो पूरी एक सिंगल लेयर है, फ्लैट है, उसमें एयर फिल करके उसको फुलाना ज्यादा आसान है। एक पाइप को मोड़ के बलून की शेप में लाना बहुत मुश्किल है। तो सिंपल स्क्वेमस सेल्स कहाँ पे पाए जाएंगे बॉडी में? जो आपके लंग्स में एयर सैक्स हैं, जो वेसल्स हैं ब्लड में, उनमें पाए जाएंगे आपके सिंपल स्क्वेमस सेल्स। क्यूबॉइडल यानी कि जो क्यूब शेप की हैं वो पाए जाएंगी जितने भी ट्यूब पार्ट्स हैं आपकी बॉडी में। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का काम करता है उस यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन।
तो किडनी के फिल्ट्रेशन में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्यूबॉइडल एपिथेलिकल टिश्यूज से मिलकर वो बने होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? किडनी का मेन फंक्शन क्या है? यूरिन को एक्सक्रीट करना, बाहर की तरफ भेजना, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना। यानी कि जो क्यूबॉइडल वाले टिश्यूज हैं उनका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। इसके बाद कॉलम वाले आते हैं। कॉलम वाले का काम क्या है? ये एक सिंगल लेयर जैसे आपको दिख रहे हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर जैसे दिख रहे हैं ना, जैसे बहुत सारे पिलर्स हमने एक साथ लगा दिए हैं। ये बेसिकली आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में माइक्रोविली के साथ अटैच्ड होते हैं। माइक्रोविली क्या है? ये जो ऊपर आप हल्के हल्के हेयर हेयर जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इनको बोलते हैं माइक्रोविली। तो आपका स्टमक और इंटेस्टाइन में आपको कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज देखने के लिए मिलेंगे, और इसको हम देखेंगे, पहले स्ट्रेटिफाइड को समझ लेंगे उसके बाद। तो ये तीन तरह के मेन, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड को अभी हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे कॉलम और क्यूब, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन मिलकर ग्रैन्युलर सेल्स बनती हैं आपके शरीर में। कुछ ग्रैन्युलर सेल्स बेसिकली क्या होती हैं? जो आपके शरीर में हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए एक रास्ते का काम करती हैं। यानी कि हार्मोन्स का सिक्रेशन इन सेल्स के थ्रू ही होता है। ग्रैन्युलर सेल्स को अलग से पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रैन्युलर सेल में कुछ कॉलम वाली सेल होती है, कुछ क्यूब वाली होती है। तो ग्रैन्युलर सेल को भी कई बार एपिथेलियल टिश्यू का हिस्सा बताया जाता है। कई बार इसका जब डिविडेशन करते हैं तो बहुत लोग इसके 3 डिवाइड बताते हैं कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज जो है उसमें सिंपल स्क्वेमस एक है, ग्रैन्युलर सेल दूसरा है, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड तीसरा है। तो वो वेरिफिकेशन भी आपका सही है, क्योंकि ग्रैन्युलर के अंदर कुछ कॉलमनर है, कुछ क्यूबॉइडल है। और अगर आप ऐसे डिफाइन करते हैं तो ये भी आपका ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं ये तीनों ही जो अभी आपने पीछे देखे। जैसे सिंपल स्क्वेमस क्या है, ये आप देख रहे हो, जैसे कि चीज की लेयर्स होती हैं जिनको बटर में लगा के सैंडविच बनाते हैं लोग। अगर ये बहुत सारी चीज की लेयर्स एक साथ हैं और उसको बीच में से आपने किसी चीज से पिचका दिया, स्क्वीज कर दिया, तो इसी टाइप की शेप बनेगी ना। आप इसको अगर देख पा रहे हो तो बेसमेंट में कुछ मेम्ब्रेन्स हैं, उसमें कुछ न्यूक्लियस हैं, और उनको किसी किसी पार्ट से इरेगुलर शेप में स्क्वीज कर दिया गया, बीच बीच में से पिचका दिया गया। जैसे सैंडविच बनता है तो टोस्टर उसको बीच में से पिचका देता है, सेम उसी तरह से आप अगर इसमें सैंडविच को इमेजिन करें तो एक टोस्टर है जिसकी इस तरह की लाइनें हैं, उसने बीच बीच में से इसको स्क्वीज कर दिया है। इसी तरह के आपके शरीर में सिंपल स्क्वेमस सेल्स होती हैं। और ये स्क्वेमस सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? जो अभी हमने बताया, एल्वोइलीज में, यानी कि आपके लंग्स में जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है इनहेल करते हुए एक्सपेंड होने के लिए। दूसरी जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, यहाँ पे देखो इसके डायग्राम को आप ज्यादा आसानी से समझ पाओगे। ये क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है ना, अगर इतना पोर्शन अलग से निकाल लिया जाए तो ये क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, यानी कि जैसा लूडो का दाना होता है उस तरह का स्ट्रक्चर ये है। और ये क्यूबॉइड स्ट्रक्चर जो है आपस में इस तरह से पूरी लेयर का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और ऊपर बहुत सारे अलग अलग सेल्स हैं जिनसे मिलके ये टिश्यू बना है, और ये टिश्यू क्यूब शेप के हैं। इनसे मिलकर आपकी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम तैयार होती है। और लास्ट आपके कौन से थे? कॉलम वाले। तो ये कॉलम वाले में ये देखो, इसमें ज्यादा क्लियर आपको दिखेगा, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऊपर की तरफ होते हैं, जिनको सीलिया कहा जाता है। सीलिया जिसको हमने सेल स्ट्रक्चर के समय पर भी पढ़ा था, साइटोसोल के अंदर भी होते हैं ये। उसके बाद यहाँ पे सिंगल लेयर होगी कॉलम स्ट्रक्चर की, और इसमें भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी जिसके ऊपर ये सेल्स अरेंज होके इस टिश्यू का निर्माण करेंगे। ये तीन तरह के टिश्यूज आपके सिंपल एपिथेलियल के थे। इसके बाद एपिथेलियल के दूसरे पॉइंट आते हैं आपके कंपाउंड एपिथेलियम, जिसमें मोर देन वन रो ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। मोर देन वन रो है तो यहाँ पे देखो, जैसी एक रो स्क्वेमस एपिथेलियम की थी वैसी बहुत सारी रो आ गई, तो ये कंपाउंड एपिथेलियम बन गया। जैसी क्यूबॉइडल में थी एक लेयर, अगर क्यूबॉइडल भी एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे आ गए तो वो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम का कंपाउंड वाला बन गया। तीसरा, अगर कॉलम वाले में एक ही लेयर है तो वो सिंपल कॉलमिनर है। अगर कॉलम वाले की लेयर्स इकट्ठी हो गई है बहुत सारी तो वो स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर बन जाएगा। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम में इरेगुलर शेप्स होती हैं, अंदर कोई भी रेगुलर शेप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ना ही ये एक रो में अरेंज है ना ही एक कॉलम में अरेंज है, बट स्टिल दे फॉर्म द शेप ऑफ
डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स लाइक यूरिनरी ब्लैडर, शरीर में जो मूत्राशय जिसको हिंदी में बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, उस यूरिनरी ब्लैडर की जो आउटर सरफेस है, अगर हम बाहर से उसको नहीं देख सकते हैं, आउटर का मतलब जो उस ऑर्गन की आउटर सरफेस है, वो आउटर सरफेस इस टाइप के टिश्यूज से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक्सपेंड होने की कैपेबिलिटी होती है और स्ट्रेच होने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो कंपाउंड एपिथेलियम आपके दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिशनल और दूसरे स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल का काम क्या है, बेसिकली इनकी जो शेप है वो ग्रेजुअली चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द डिफरेंट सिचुएशंस, यानी कि अगर ब्लैडर फिल है तो इनकी शेप जो है स्ट्रेच रहेगी, एक्सपेंडेड रहेगी, और यूरिनरी ब्लैडर अगर खाली है तो जो आपके ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम के टिश्यूज हैं ये जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। दूसरे जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, इनकी शेप पर्टिकुलर चेंज नहीं होती है बार बार, और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की जो लेयर हैं उसमें ये पाए जाते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसी भी बॉडी ऑर्गन को। यहाँ पे इस टेबल में इनके पर्टिकुलर लिखे हुए हैं कि कौन सा आपको किस बॉडी पार्ट में मिलेगा। जैसे कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है तो ईसोफेगस, माउथ एंड वजाइना। ईसोफेगस, माउथ दोनों आपके मुंह वाले एरिया में पड़ते हैं, वजाइना जिसको यूरेथ्रल ओपनिंग के पीछे वाला जो पोर्शन है उसको वजाइना बोलते हैं। दोनों का, इन तीनों बॉडी ऑर्गन्स में स्क्वेमस एपिथेलियम का काम क्या है, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल में क्या है, जितने आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं या मेमोरी ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड्स जिनसे पसीना निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि जो आपके जीभ में होती है जिससे सलाइवा प्रोड्यूस होता है, मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि जिनसे फीमेल्स की बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन होता है। इन सभी का काम क्या है, इन सभी ऑर्गन्स में जो ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम पाए जाते हैं इनका काम क्या है, प्रोटेक्ट करने का। दीज आर अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज। जबकि स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर जो है वो मेल्स में यूरेथ्रा और कुछ ग्लैंड्स के अंदर पाए जाते हैं, और इनका काम क्या है, सिक्रेशन, यानी कि जैसे यूरिन का सिक्रेशन करते हैं हम शरीर से बाहर की तरफ, और प्रोटेक्ट करते हैं यूरिन के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, यूरेथ्रा के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उन तक बैक्टीरिया ना पहुंचे। उस प्रोटेक्शन का और सिक्रेशन का काम करते हैं ये स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम मेल्स में यूरेथ्रा के साथ। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जैसे कि इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे बता ही दिया कि यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और यूरेटर, जो मूत्राशय है, मूत्रनली है और मूत्र मार्ग है, तीनों में ही ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है, अगर आपने महसूस किया हो जिस वक्त आप यूरिनेशन के लिए जाएं तो जो स्किन की लेयर है वो एक्सपेंड होती है, तभी आप यूरिन को आउट कर सकते हैं। अगर स्किन लेयर टाइट है, एक्सपेंड नहीं हो पा रही है, तो आप यूरिन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज का काम क्या होगा, जो यूरिनरी ऑर्गन है उनको एक्सपेंड करना और स्ट्रेच करना, ताकि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन फिल हो चुका है उसको बॉडी से बाहर निकाला जा सके। तो इस तरह से आपके एपिथेलियल टिश्यूज का डिविडेशन है दो पार्ट्स में। अब एक एक करके मैं इधर से अनम्यूट करने के लिए आपको अलाउ कर रही हूँ। जिसको जो डाउट है पूछ सकते हैं, अभी 7 से 8 मिनट आप लोगों की क्लास में बचे हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपने आप मैम जो सिंपल स्क्वेमस है वो मैम आपने कहा कि एल्वोइली में पाए जाते हैं, तो मैम उनका क्या रोल होता है? उनका रोल यही है क्योंकि वो बहुत थिन लेयर है और फ्लैट है, तो उसकी वजह से जो एयर प्रेशर आएगा, एयर प्रेशर की वजह से वो एक्सपेंड कर सकते हैं और अपने में से जो एयर पार्टिकल्स हैं या जो गैसियस पार्टिकल्स हैं उनको दूसरी लेयर तक ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि बहुत पतले होते हैं और मतलब थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। इसकी वजह से वो दूसरे को ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा है स्क्वेमस सेल जो